नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सह आचार्य लोक प्रशासन, MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक सरकार का संगठन व्यवस्थापिका विषय पर चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका अथवा विधायिका। व्यवस्थापिका के बारे में जानने से पहले हम सरकार और राज्य के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने की कोशिश करेंगे। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त संस्था है जो दिखाई नहीं देती, बल्कि उसके अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। राज्य समाज का एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन है जो अपने क्षेत्र में अन्य सभी संगठनों में सर्वोच्च है या सबसे शक्तिशाली है। राज्य जिन चार तत्वों से मिलकर बना है, चार अंगों से मिलकर बना है, उनमें से एक महत्वपूर्ण अंग अथवा तत्व सरकार है। और सरकार राज्य की इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन है, या यूं कहें, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन द्वारा की जाती है उसका नाम सरकार है। सरकार के कार्य संचालन की दृष्टि से तीन प्रमुख अंग होते हैं। इनमें से पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। आज हम सरकार के सबसे पहले अंग या सर्वोच्च अंग व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है और सरकार के दोनों अंगों की तुलना में ये इसके कार्य और दायित्व अधिक हैं, या यूँ कहें, व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानून और विधि निर्माण का कार्य है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य से सर्वोच्च है, सबसे महत्वपूर्ण है। परिभाषाओं की दृष्टि से देखें तो जॉन लॉक कहते हैं कि व्यवस्थापिका वह आत्मा है जो राज्य को उसका स्वरूप, जीवन तथा एकता प्रदान करती है। इसी प्रकार से इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार व्यवस्थापिका सरकार की कानून बनाने की शाखा है। यह संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका सरकार और संपूर्ण देश के संचालन हेतु कानून बनाने की शक्ति रखती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके संचालन की सर्वोच्च इकाई के रूप में हम व्यवस्थापिका को देख सकते हैं। विश्व में वर्तमान में व्यवस्थापिकाओं के दो प्रकार के प्रकार देखने को मिलते हैं, एक सदनीय व्यवस्थापिका और दो सदनीय व्यवस्थापिका। पूर्व में यद्यपि कई देशों में दो सदनीय व्यवस्थापिकाओं से अधिक त्रिय सदनीय व्यवस्थापिका, चतुर्थ सदनीय व्यवस्थापिका के उदाहरण मिलते थे, लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल एक सदनीय व्यवस्थापिका और दो सदनीय व्यवस्थापिकाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब हम संक्षिप्त में व्यवस्थापिका अथवा विधायिका के कार्यों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये भी जान लें कि कुछ महत्वपूर्ण देश, जैसे भारत भी है, भारत की व्यवस्थापिका अथवा विधायिका का नाम क्या है? संसद। इसी प्रकार से हम ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अफगानिस्तान में शोरा कहते हैं, इसी प्रकार से नॉर्वे में स्टोरटिंग कहते हैं, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं और अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं। तो बहुत सारे देश हैं, इनमें व्यवस्थापिकाओं के नाम अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका कार्य एक ही होता है, विधि अथवा कानून का निर्माण। अब संक्षिप्त में हम व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों और उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कार्य है व्यवस्थापिका का विधि अथवा कानून निर्माण का कार्य। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है। व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण कहलाती है, इसलिए चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की भावनाएं, आशाएं, आकांक्षाएं के अनुरूप विधि निर्माण करने की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व इन्हीं व्यवस्थापिका के सदस्यों का होता है। और
देश के राष्ट्र के संचालन, सरकार के संचालन के लिए जो आवश्यक विधि निर्माण की जिम्मेदारी होती है वो विधायिका के द्वारा ही पूरी की जाती है। पर समाज की परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुरूप नई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल नियम, कानून, विधि या उसमें संशोधन करने का अधिकार भी विधायिका अथवा व्यवस्थापिका का ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य। व्यवस्थापिका चाहे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो या संसदीय शासन प्रणाली हो, दोनों ही शासन प्रणाली में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। संसदीय नियमों में जहाँ व्यवस्थापिका को विभिन्न प्रश्न पूछने का अधिकार है, पूरक प्रश्न हो या आपके स्थगन प्रस्ताव हो, कटौती प्रस्ताव हो, निंदा प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, प्रशासन की आलोचना करनी हो, प्रशासन या कार्यपालिका से कोई प्रश्न पूछना हो, इत्यादि कार्य प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य भी यही विधायिका करती है। तीसरा प्रमुख कार्य है विमर्शात्मक कार्य। विचार करने के लिए एक सभा के रूप में विधायिका को हम देखते हैं। जो बेसिकली पार्लियामेंट शब्द, जो फ्रेंच शब्द जो पार्लियामेंट से बना है, उसका अर्थ ही विचार के लिए एक सभा है। व्यवस्थापिका लोकमत और जनमत का दर्पण इसलिए कही जाती है कि वो देश और राज्य परिस्थितियों के अनुकूल जनता की भावनाओं, उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए विचार विमर्श करती है, उनकी सुविधाओं के विस्तार के लिए निराकरण करती है, इन प्रशासनिक संगठन या इकाइयों के निर्माण के लिए विचार विमर्श करती है। यह व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने से पहले उस विषयों पर विमर्श का भी कार्य करती है। राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों, उन पर विभिन्न संदर्भों में कार्य करने, विमर्श करने का कार्य भी विधायिका का ही है। नेक्स्ट कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। आज हम सभी जानते हैं कि बिना व्यवस्थापिका की स्वीकृति के देश पर किसी प्रकार का ना तो कर लगाया जा सकता है, न व्यय किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 और 266 में प्रावधान किए गए हैं कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो सरकार नागरिकों पर कोई कर आरोपित कर सकती है, ना ही राज्य संचित निधि से कोई व्यय कर सकती है। और ये प्राधिकार किसका है? ये विधायिका का है। ये प्राधिकार किसका है? व्यवस्थापिका का है। तो व्यवस्थापिका राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और कोई भी टैक्सेशन का कार्य हो उसमें कमी का, वृद्धि का, यह व्यवस्थापिका की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कार्य है न्यायिक कार्य। आज अनेक प्रजातांत्रिक देशों में जहाँ द्वैसदनात्मक व्यवस्थापिका भी देखने में मिलती है, तो उसका जो उच्च सदन है वो एक न्यायिक प्रकृति के कार्य भी करता है। उदाहरण के तौर पर हम ग्रेट ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन है, जिसको हम लॉर्ड सभा कहते हैं, वो उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार से अमेरिका का जो सीनेट है, जो उच्च सदन है, सीनेट जिसका नाम है, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश और अनेक पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोगों की जांच करता है। तो भारत की संसद भी इस उच्च पदाधिकारियों पर महाभियोगों की जांच करती है और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट कार्य है संविधान में संशोधन का कार्य। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को अपने देश में जो प्रचलित संविधान है उनकी व्यवस्थाओं को उनको समय अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और ये संवैधानिक संशोधन संसद के द्वारा, जिसको विधायिका कह रहे हैं, हम व्यवस्थापिका कह रहे हैं, उसके द्वारा किया जाता है। सामान्यतः बहुत सारे देशों में इसके संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन के अधिकांशतः प्रावधान संसद विधायिका के द्वारा ही पूर्ण किए जाते हैं या उनमें संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है निर्वाचन संबंधी कार्य। सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं कुछ न कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य करती हैं। जैसे भारत के संदर्भ में
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव का कार्य भी विधायिका जिसका नाम संसद है करती है। इसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति और उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्य भी हमारे संसद के सदस्यों अथवा विधायिका के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला बिंदु है कार्यपालिका एवं मतदाताओं के मध्य सेतु का कार्य। यह भी महत्वपूर्ण कार्य है, विधायिका का, व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है कि कार्यपालिका का जहाँ देश का नेतृत्व करने का कार्य करती है और मतदाताओं के द्वारा जनप्रतिनिधियों के रूप में विधायिका के जो सदस्य चुने जाते हैं उन दोनों के मध्य सेतु अथवा उन दोनों के मध्य जोड़ने का कार्य कौन करता है? वो विधायिका ही करती है। विधायिका जनता के जनमत का प्रतिनिधित्व करती है और उसको हर 5 साल में या जो भी निर्धारित अवधि होती है उसमें पुनः चुनकर आने की आवश्यकता होती है। इसलिए जनता का नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण विधायिका के सदस्यों पर होता है, व्यवस्थापिका के सदस्यों पर होता है और व्यवस्थापिका के सदस्य, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं ताकि उनके बीच में एक सौहार्द का और संबंध का, परस्पर विश्वास का वातावरण बना रहे और जन अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कार्यपालिका पर दबाव भी बना रहे। इसलिए इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य भी विधायिका ही करती है। अगला कार्य है अभाव अभियोग संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका वह मंच है जहां नागरिकों के अभाव अभियोग की अभिव्यक्ति होती है या वहां ये इस प्रकार की जो ग्रीवेंसेस है उनको सुना जाता है, उठाया जा सकता है और उठाया जाना भी चाहिए। विधायिका के जो सदस्य जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं वो अपने क्षेत्र की जनता की, उसकी प्रशासनिक या अन्य जो शिकायतें हैं, दुख दर्द हैं, वो व्यवस्थापिका के पटल पर रखते हैं, संसद के पटल पर रखते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक सामूहिक सरकार के स्तर पर या विधायिका के स्तर पर प्रयास करने की कोशिश की जाती है। और अंतिम कार्य है जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका न केवल लोक मत का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि ये लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। व्यवस्थापिका की बैठकों के दौरान जो विचार विमर्श होते हैं, जो बहस होती हैं और जो समाचार पत्रों में उनको जो स्थान मिलता है तो उसके आधार पर जनमत में या स्थानीय महत्व के या राष्ट्रीय महत्व के जिन विषयों पर चर्चा होती है उनके आधार पर लोकमत का निर्धारण होता है, जनता का जन समर्थन प्राप्त होता है। और लोकतांत्रिक प्रणाली में ये बहुत आवश्यक होता है कि विधायिका अपने विचार विमर्श से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उनको जनता तक ले जाए और जनता के मतों को अपने हित में परिमार्जित करने की कोशिश करें। संक्षिप्त में हम सभी लोकतांत्रिक देशों में ये हम देखते हैं कि विधायिका बहुआयामी कार्य करती है और ये सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो समस्त देशों में सरकार के संचालन की अगुवाई करता है। धन्यवाद।